तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। दोस्तों अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम आप जो भी वोकैबलरी हमें करवाती है उन सभी का वीकली या फिर मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए डेली डिटेल पीडीएफ्स तो आपको मिल ही रही है, लेकिन अगर आप हर महीने की पीडीएफ को प्रिंट करवा कर यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के तौर पर हमें इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत भी है, खासकर तब जब उससे भी कम कीमत में आपको एक ऐसी बुक मिल जाए जिसका यूज़ मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए करती हूँ। इसीलिए अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे 2026 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकैबलरी की मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो ओसवाल बुक्स की जो वोकैबलरी बुक जो अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करनी चाहिए। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। साथ ही बुक को कैरी करना भी आसान है और बार बार रिवीजन करने के लिए ये पीडीएफ की तुलना में ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहती है। अगर आप अपनी वोकैबलरी को बेहतर बनाना चाहते हैं और रेगुलर रिवीजन के लिए एक रिलायबल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। खासकर एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बुक काफ़ी यूजफुल है। वैसे सिर्फ वोकैबलरी ही नहीं बल्कि इनकी वेबसाइट पर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपडेटेड टिल 2025 जैसी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स भी अवेलेबल है, जिन्हें आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच ओसवाल बुक्स का नाम वर्षों से यानी कि सालों से भरोसेमंद रहा है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम रिलेवेंट और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है कि इनकी बुक्स की जो प्राइसिंग है वो भी मार्केट में अवेलेबल दूसरे कई बुक्स की तुलना में काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि किफ़ायती है। दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करते हैं तो आपको सीधे 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अमेजॉन से भी जो है वो इनकी बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अगर आप दीपिका 10 ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट और भी मिल सकता है। बुक्स को परचेस करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडिटोरियल को आपको जो है वो सिर्फ एक रीडिंग पैसेज की तरह पढ़ना है, ठीक है, ना कि किसी की आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन की तरह। हमारा फोकस सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करना, वोकैबलरी समझना और कॉम्प्रहेंशन स्ट्रॉन्ग करना होना चाहिए। इसीलिए एडिटोरियल को अनबायस्ड माइंडसेट के साथ पढ़ो। किसी भी ओपिनियन को जो है वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी मत करो और रिजेक्ट भी मत करो। बस लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट को मतलब कि अच्छे से समझना है और उसकी हमें जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ना कि हमें जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन की तरफ जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको मुझे जो है वो बतानी थी, इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ हम जो है वो हमारा एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल की हम हमारे टाइटल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है फोर्स लेबर फार्स ऑन इंडिया एंड द यूएस न्यू टैरिफ्स। दोस्तों इस हेडलाइन में हमें बोला गया है कि यूएसए ने इंडिया पर जो मतलब कि फोर्स लेबर का आरोप लगाया है। फोर्स लेबर यानी कि मदद या फिर हक की जगह पर जो है वो मतलब कि मजबूरी में किसी से काम करवाना, मजदूरों से जो है वो मतलब कि उनका शोषण करके उन्हें ऑप्रेस करके जो है वो काम करवाना, उसे क्या कहा जाता है, फोर्स लेबर। तो यूएसए ने जो है वो इंडिया पर फोर्स लेबर का आरोप लगाकर नए टैरिफ्स यानी कि टैरिफ्स का मतलब होता है दूसरे देश से जो आने वाला जो सामान है उस पर लगाया जाने वाला टैक्स या फिर जो ड्यूटी होती है उसे हम टैरिफ्स कहते हैं। तो यूएसए ने क्या किया है कि इंडिया पर फोर्स लेबर का आरोप लगाकर नए टैरिफ्स लगाए हैं। लेकिन ये सब एक फार्स है यानी कि नाटक है, दिखावा है या फिर नौटंकी है, धोखा है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यानी कि यूएसए की सरकार ने कहा है कि इंडिया में कुछ जगहों पर लोगों से मजबूरी या फिर मतलब कि जबरन काम करवाया जाता है, फोर्स लेबर करवाया जाता है। इसी वजह से यूएसए ने इंडिया से आने वाला जो सामान है उस पर नए टैक्स यानी कि टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए हैं, ताकि वो जो सामान है वो यूएसए में महंगा हो जाए। लेकिन इस एडिटोरियल का कहना है कि यूएसए का ये जो आरोप है वो बिल्कुल एक फार्स है, यानी कि ये कोई सच्ची चिंता नहीं है। फोर्स लेबर को लेकर कोई यहाँ पर चिंता नहीं जताई जा रही है, बल्कि सिर्फ एक बहाना या फिर नाटक है, ताकि वो इंडिया के ट्रेड पर यानी कि बिजनेस पर प्रेशर बना सके और अपने बिजनेस को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है वो एडिटोरियल के टाइटल में हमें समझाया गया है और थ्रू आउट द एडिटोरियल हम आज इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों आगे हमारे इसी टाइटल के नीचे हमारी एक और लाइन हमें दी जाती है,
इंडिया शुड नॉट लेट द यूएस न्यू टैरिफ्स पुश इट टुवर्ड्स अ ट्रेड डील। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंडिया को यूएसए के इस नए टैरिफ यानी कि इस नए टैक्स के दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई भी जो है वो ट्रेड डील नहीं कर लेनी चाहिए। ट्रेड डील का क्या मतलब होता है? दो देशों के बीच में जब कोई बिजनेस को लेकर समझौता होता है, कोई डील होती है, व्यापार की जो डील होती है उसे हम जो है वो ट्रेड डील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यूएस अक्सर क्या करती है कि मतलब कि कहता है कि पहले जो है वो किसी देश के सामान पर तो है महंगा टैक्स लगा देगा, ठीक है, यानी कि टैरिफ लगा देता है। इससे सामने वाले देश या देश के जो व्यापारी है उनको नुकसान होने लगता है। फिर यूएस से बोलता है कि अच्छा चलो हमसे जो है वो एक बिजनेस एग्रीमेंट यानी कि एक ट्रेड डील कर लो, हम जो है वो तुम्हारा टैक्स काफ़ी हद तक कम कर देंगे। लेकिन उस डील में जो है वो ज़्यादा शर्तें रखी जाती है जो कि यूएसए के फ़ायदे की होती है। तो ये सेंटेंस जो है वो इंडिया को वार्निंग दे रहा है कि यूएसए के इस टैक्स वाले दबाव में आकर हमें उनकी शर्तों पर बिना सोचे समझे कोई ये ट्रेड डील साइन नहीं करनी चाहिए। इंडिया को मजबूत रहना चाहिए और यूएसए की इस चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। अब इसी के साथ हम जो है वो हमारे एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एडिटोरियल के शुरुआत में हमें बताया जाता है द 10% टैरिफ दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इम्पोज्ड ऑन इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज ओवर देयर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स supposedly made using forced labor in merely an attempt to restore permanent tariffs and once again highlight the benefits of a trade deal with the US। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूएसए ने इंडिया और बाकी देशों से जो इंपोर्ट्स होने वाले सामान पर जो 10% टैक्स इम्पोज किया है यानी कि थोपा है, लगाया है, ये कहकर कि ये जो सामान है वो फोर्स लेबर से बना है यानी कि मजबूरी में बना है, जबरन मतलब कि जबरदस्ती बनवाया गया है, काम करवाया गया है मजदूरों से। तो ये सिर्फ बस एक अटेम्प्ट है, ये सिर्फ एक कोशिश है ताकि वापस से जो है वो परमानेंट टैरिफ्स यानी कि पक्का और हमेशा के लिए टैक्स जो है वो लगाया जा सके और एक बार फिर जो है वो यूएसए के साथ ट्रेड डील यानी कि व्यापारिक समझौता करने के बेनिफिट जो है वो लोगों को दिखाया जा सके। यानी कि यूएसए ने जो है वो आरोप लगाया है कि इंडिया और कुछ देशों से जो है वो मतलब कि सामान बनाने के लिए क्या होता है उन देशों में कि मजदूरों से मजबूरी में काम करवाया जाता है। इसी बात का बहाना बनाकर उन्होंने जो है वो इंडिया से आने वाले सामान पर क्या कर दिया, 10% एक्स्ट्रा मतलब कि चार्ज यानी कि टैक्स लगा दिया। लेकिन इस सेंटेंस में बताया गया है कि यूएसए को मजदूरों की कोई असली चिंता नहीं है कि उनका जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, उनका जो है वो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये उनकी असली कंसर्न नहीं है। उनका असली प्लान तो ये है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया के सामान पर हमेशा के लिए महंगा टैक्स यानी कि परमानेंट टैरिफ जो है वो थोप सके, ये उनका असली मकसद है। जब टैक्स लगाने से इंडिया का जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा यानी कि इंडिया के बिजनेसेस को जब मतलब कि लॉस होगा तो यूएसए इंडिया से कहेगा कि देखो भाई, अगर तुम हमारे साथ एक बिजनेस एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड डील साइन कर लेते हो तो हम तुमसे टैक्स लेना बंद कर देंगे और तुमको जो है वो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये जो 10% टैक्स है बस इंडिया को मनवाने और घुटने टेकने पर मजबूर करने का एक तरीका है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। The US Supreme Court's February 2026 decision dealt a body blow to the US attempt to secure trade deals। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि फरवरी 2026 में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यूएसए की जो अटेम्प्ट्स है यानी कि जो कोशिशें हैं उनको एक जो है वो बड़ा बॉडी ब्लो दिया है यानी कि एक बड़ा झटका दिया है, गहरा नुकसान पहुंचाया है, जिसमें वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील्स करने की कोशिश कर रहे थे, व्यापारिक समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो यूएसए की सरकार है वो दूसरे देश जैसे कि इंडिया जैसे मतलब कि देशों पर तरह तरह की जो टैक्स है और जो शर्तें हैं वो थोप कर उन्हें जो है वो अपने हिसाब से बिजनेस एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड डील साइन करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन फरवरी 2026 में क्या हुआ कि यूएसए के अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला यानी कि ऑर्डर यानी कि फैसला दे दिया जिससे कि यूएसए सरकार की इस दादागिरी और चालाकी पर मतलब कि पानी फिर गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने यूएसए की उन सारी कोशिशों को कमजोर कर दिया, एक तरीके से बॉडी ब्लो कर दिया यानी कि जोरदार नुकसान या फिर झटका दिया, जिससे कि वो दुनिया भर के देशों को दबाकर उनके साथ अपने फायदे की ट्रेड डील्स करना चाहते थे। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है the main threat of high reciprocal tariffs had been removed. The US President Donald Trump's solution of a temporary 10% tariffs on all countries suffered from two weaknesses. It would expire in 150 days and was levied on all countries equally, regardless of whether they had a deal with the US or not.
यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यूएसए की तरफ से जो मतलब कि हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जो सबसे बड़ा खतरा था, जो थ्रेट था, वो एक तरीके से जो है वो अब खत्म हो चुका है। हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स का क्या मतलब होता है कि जब सामने वाला देश जितना टैक्स लगाए बदले में उतना ही भारी टैक्स उस पर थोपना, उसे कहा जाता है हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ठीक है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो मतलब कि नया रास्ता निकाला, यानी कि जो सभी देशों पर टेम्पररी 10% टैरिफ, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो है वो 10% का जो टैक्स लगाने का ये जो नया रास्ता निकाला, उसमें दो बहुत ही बड़ी वीकनेसेस थी, यानी कि कमजोरियां थी। पहला, यानी कि पहली कमजोरी क्या थी कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ मतलब कि 150 डेज में जो है वो एक्सपायर हो जाता था, यानी कि खत्म हो सकता था। ठीक है। और दूसरी कमी ये थी कि ये टैक्स दुनिया के सभी देशों पर एक बराबर लेवी यानी कि लेवी करना, यानी कि होता है थोपना, ओके, लगाना। ठीक है। यानी कि दुनिया के सभी देशों पर एक बराबर लेवी किया गया था, चाहे उस देश में यूएसए के साथ पहले से कोई डील हुई हो या फिर ना हुई हो, यानी कि की गई हो या फिर ना की गई हो, इस तरीके से। यानी कि पहले जो है वो यूएसए दूसरे देशों को डराता था कि अगर तुमने हमारे सामान पर टैक्स लगाया तो हम भी तुम्हारे सामान पर जो है वो वैसा ही भारी टैक्स, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जब डिसीजन दिया, उसके बाद यूएसए का ये जो डर दिखाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेम्पररी जुगाड़ निकाला, उन्होंने सभी देशों के सामान पर मतलब कि 10% टैक्स का मतलब कि लगा दिया। लेकिन इस नए जुगाड़ में दो सबसे बड़े मतलब कि लूप होल्स थे, कमियां थी। पहला ये था कि ये टैक्स हमेशा के लिए नहीं था, ये सिर्फ मतलब कि 150 दिनों में खुद ब खुद खत्म होने वाला था। और दूसरा ये था कि उन्होंने ये टैक्स सभी देशों पर एक जैसा लगा दिया, यानी कि अब इससे उन देशों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्होंने यूएसए के साथ दोस्ती या फिर ट्रेड डील जो है वो कर रखी थी, क्योंकि उन्हें भी वही 10% टैक्स देना पड़ रहा है जो बाकी देशों को देना पड़ रहा था। ठीक है। तो कोई देश जो है वो यूएसए से डील क्यों करेगा, इस तरीके से यहाँ पर मतलब कि समझाया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है, दोज टैरिफ्स हैव नाउ एक्सपायर्ड, द सेक्शन 301 forced labor tariffs announced last week are more permanent and have carved out benefits for those with the trade deals with the US. For example, while US imports from India will face a 10% tariff over and above the base tariffs the US charges everybody, the European Union and Taiwan will face a total tariff of 10%। यानी कि वो जो पुराने टैरिफ थे वो अब एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि वो जो 150 दिन वाला जो टैरिफ था वो अब जो क्या हो चुका है, अब सारे देशों पर से एक्सपायर हो चुका है। पिछले हफ्ते जो मतलब कि नए सेक्शन 301 वाले जो लेबर फोर्स के नाम पर टैक्स अनाउंस हुए हैं वो मोर परमानेंट है, यानी कि लंबे समय तक टिकने वाले हैं। और इस बार यूएसए ने उन देशों को कार्व आउट बेनिफिट्स, यानी कि खास फायदे के मतलब कि खास फायदे देकर अलग रखा है, जिन्होंने यूएसए के साथ जो है वो ट्रेड डील्स यानी कि व्यापारिक समझौते कर रखे हैं उन्हें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इंडिया से जो मतलब कि सामान इंपोर्ट होगा, यानी कि जो आयात किया जाएगा, मतलब कि लाया जाएगा, उस पर नॉर्मल टैक्स यानी कि बेस टैरिफ के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा 10% लगेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन और जो ताइवान जैसे देश है उन पर कुल मिलाकर टोटल 10% ही टैक्स लगेगा। यानी कि जो ट्रंप ने 150 दिन वाला जो मतलब कि टेम्पररी 10% टैक्स लगाया था उसकी डेट अब खत्म हो चुकी है। तो अब यूएसए ने एक ऐसा प्लान निकाला है जिसमें उन्होंने सेक्शन 301 मतलब कि उसे नाम दिया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ देशों में मजदूरों से मजबूरी में काम करवाया जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए ये सारी चीजें हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, सिमिलर बेनिफिट्स हैव बीन अकॉर्डेड टू जापान, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड, ऑल ऑफ विच ऑल्सो हैव ट्रेड डील्स विद द यूएस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। यानी कि ऐसे जो सिमिलर बेनिफिट्स है, यानी कि ऐसी जो रियायतें या फिर ऐसे जो फायदे हैं, ये जापान, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड को भी अकॉर्डेड किए गए हैं। अकॉर्ड करना यानी कि देना किसी को, ठीक है, सौंपना। तो ऐसे ही जो फायदे हैं वो जापान, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड को भी अकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि इन सभी देशों के साथ यूएसए की ट्रेड डील जो है वो चल रही है, यानी कि व्यापारिक समझौते चल रहे हैं जो कि अभी अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन में है। फॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है पक्कापन होने या फिर कानूनी रूप लेने की अलग अलग चरण में होना कोई चीज, उसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने देखा कि यूएसए ने यूरोपियन यूनियन और ताइवान को जो है वो कम टैक्स का फायदा दिया, वैसा ही जो फायदा है वो उन्होंने क्या किया है, तो जापान को भी दिया है, साउथ कोरिया को भी दिया है और स्विट्जरलैंड को भी दिया है।
इन देशों पर टैक्स का एक बोझ नहीं डाला गया, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है वो यूएसए के साथ बिजनेस डील है। या तो मतलब कि ये जो बिजनेस डील है या तो फाइनल हो चुकी है या फिर फाइनल होने के बिल्कुल करीब है, यानी कि फॉर्मलाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस में है। यूएसए बेसिकली दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि जो मेरे साथ बिजनेस डील साइन करेगा उसे मैं टैक्स में जो है वो छूट दूंगा, उसे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, और जो इंडिया की तरह अकड़ दिखाएगा उसे जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। If stopping forced labor was the primary focus, tariffs would have been applied equally across all offenders regardless of trade deal status. यानी कि अगर फोर्स लेबर को रोकना ही यूएसए का प्राइमरी फोकस होता, यानी कि असली या फिर सबसे मुख्य मकसद होता, तो ये जो टैरिफ्स है यानी कि ये जो सामान पर लगाया जाने वाला जो टैक्स है, ये सभी ऑफेंडर्स यानी कि सभी जो मतलब कि गलत काम करने वाले या फिर जो नियम तोड़ने वाले जो देश है, ये सभी पर लगाया जाता, सभी पर बराबर तरीके से लगाया जाता। चाहे उनकी यूएसए के साथ जो ट्रेड डील वाली जो स्टेटस है वो कुछ भी होती, चाहे उनके साथ मतलब कि ट्रेड डील की होती या फिर ना की होती, अगर ऐसा ही होता कि यूएसए को सच में फोर्स लेबर बंद करवाना होता तो वो सभी ऑफेंडर्स पर क्या करता, बराबर टैक्स लगाता। यानी कि इस लाइन में जो है वो एडिटोरियल ने जो है वो यूएसए का झूठ पकड़ लिया है। यूएसए का कहना है कि वो ये नए टैक्स इसीलिए लगा रहा था ताकि मतलब कि मजदूरों की जो मजबूरों में जो मतलब कि काम करवाया जाता है मजदूरों से, तो वो कम करवाया जा सके, फोर्स लेबर को रोका जा सके। लेकिन एडिटोरियल बोल रहा है कि अगर यूएसए सच में मजदूरों की भलाई के बारे में सोच रहा होता तो वो उन सभी देशों पर भी एक जैसा ही टैक्स लगाता जहां पर मजबूरी में मतलब कि काम करवाया जाता है लेबर से। लेकिन यूएसए ने क्या किया, उन्होंने जो है वो ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को छूट दे दी, क्योंकि उनके साथ उनकी क्या चल रही है, बिजनेस डील चल रही है, और इंडिया पर जो है वो ज्यादा टैक्स थोप दिया। इससे साफ पता चलता है कि मजदूरों की चिंता तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, असली खेल तो देश को मजबूर करके अपने हिसाब से बिजनेस डील साइन करवाने से है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द टैरिफ्स वुड ऑल्सो नॉट हैव हैड एज मेनी प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पशंस एंड कंट्री वाइज कोटाज एज द फाइनल वर्जन हैज। यानी कि इस नए टैक्स में इतनी सारी प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पशंस है, यानी कि एग्जाम्पशंस है यानी कि अलग अलग सामान पर जो टैक्स से मिली हुई जो छूट है, या फिर जो कंट्री वाइज कोटास यानी कि अलग अलग देशों के सामने जो भेजने की जो तय सीमा होती है, जो लिमिट होती है, वो भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस नए टैरिफ यानी कि टैक्स में इतनी सारी प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पशन और कंट्री वाइज कोटास भी नहीं होती जितनी कि अभी इस फाइनल वर्जन यानी कि आखिरी तय रूप यानी कि ऑर्डर में दी गई है। यानी कि पिछले लाइन में हमने देखा था कि अगर यूएसए को सच में मजदूरों की चिंता होती तो वो सभी पर एक जैसा टैक्स लगाता, लेकिन अब इस लाइन में एक और बड़ा सबूत दिया गया है कि यूएसए का ये जो प्लान है वो बिल्कुल नाटक है, कितनी चालाकी से जो है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। यूएसए ने जो नया ऑर्डर निकाला है यानी कि निकालकर फाइनल किया है, उसमें उन्होंने अलग अलग चीजें यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रूल्स बनाए हैं। कुछ सामान पर जो है वो टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी है, यानी कि छूट दे दी है, एग्जेम्पशन यानी कि छूट देना, और अलग अलग देशों के सामान के लिए जो है वो एक कोटा तय कर दिया, तो कोटा यानी कि लिमिट तय कर दी कि कौन सा देश कितना सामान भेज सकता है। ठीक है, तो एडिटोरियल बोल रहा है कि अगर मकसद आपका सच में लेबर फोर्स मतलब कि फोर्स लेबर को यानी कि मजबूरी में काम करवाना मजदूरों से, अगर इसे रोकना होता तो सामान या फिर देश देखकर छूट या फिर लिमिट तय नहीं की जाती। हर वो सामान जिसे मजबूरी में मतलब कि काम करवा के बनाया गया है उस पर बिना किसी रियायत के सीधा टैक्स लगाना चाहिए था। तो इस तरह की जो सेटिंग और जो छूट देना, यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ बिजनेस और व्यापारिक चालाकी के लिए की जा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर द यूएस शुड बी पेनलाइजिंग अदर कंट्रीज फॉर देयर ट्रेड विद थर्ड पार्टीज। इंडिया हैज नॉट बीन अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग फोर्स लेबर येट फेसेस टैरिफ्स बिकॉज अदर्स हैव बीन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या यूएसए को दूसरे देशों पर इस बात के लिए पेनलाइजिंग यानी कि दंड लगाना चाहिए कि वो थर्ड पार्टीज यानी कि तीसरे देशों से यानी कि किसी और ही देश के साथ व्यापार कर रहे हैं। यानी कि इंडिया पर जो है वो फोर्स लेबर का कोई आरोप नहीं लगाया गया, यानी कि कोई अक्यूज्ड यानी कि मतलब कि इंडिया को अक्यूज नहीं किया गया है कि वो जो है वो मतलब कि फोर्स लेबर यूज करता है। फिर भी इंडिया को जो है वो टैक्स भरने पड़ रहे हैं क्योंकि वो दूसरे देश जो है वो ये गलत काम कर रहे हैं। यानी कि इस लाइन में यूएसए की जो दादागिरी की एक और जो चालाकी है उसे एक्सपोज किया गया है। यूएसए ने जो है वो इंडिया पर सीधा ये आरोप नहीं लगाया है कि इंडिया में मजदूरों से जबरदस्ती मतलब कि काम करवाया जाता है, लेकिन यूएसए का कहना है कि इंडिया उन देशों के साथ मतलब कि संबंध रखता है या फिर उन देशों
देशों से सामान या फिर रॉ मटेरियल खरीदता है जहां पर फोर्स लेबर यूज होती है, यानी कि थर्ड पार्टी देशों से, ठीक है। तो एडिटोरियल ये सवाल उठाता है कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है। अगर कोई तीसरा देश कुछ गलत कर रहा है तो उसकी वजह से यूएसए इंडिया को पनिशमेंट क्यों दे रहा है। इंडिया अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, पर यूएसए दूसरे देशों के चक्कर में इंडिया पर ज्यादा टैक्स थोप रहा है, ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई कि गलती कोई और करे और फाइन कोई और भरे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो यूएसए है वो कितनी बड़ी चालाकी यहाँ पर चल रहा है। This soon after the US government told a court that it did not want to act as the world police, India has done well to reduce the proposed 12.5% tariffs to a final 10%, the same as or better than most of its competitors. यानी कि ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये कहा था कि वो दुनिया का वर्ल्ड पुलिस नहीं बनना चाहता, यानी कि दुनिया का ठेकेदार, दुनिया यानी कि सभी देशों का दरोगा या फिर रक्षक नहीं बनना चाहता। लेकिन इन सब के बीच इंडिया ने आपस में बातचीत करके समझदारी दिखाकर शुरुआत में जो मतलब कि प्रपोज किया गया जो टैक्स था जो कि था 12.5%, उसको जो है वो कम करवा के फाइनल जो है वो 10% करवा दिया है, जो कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है हमारे इंडिया के उसके मुकाबले जो है वो मतलब कि या तो उनके बराबर है या फिर उनसे बेहतर ही है, यानी कि कम ही है। यानी कि इस लाइन में जो है वो दो बड़ी बातें बताई गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूएस का हिपोक्रेटिकल जो नेचर है वो हमें यहाँ पर दिखता है कि पहले तो यूएस गवर्नमेंट ने जो है वो मतलब कि खुद कोर्ट में जो है वो बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम कोई दुनिया के जो है वो दरोगा नहीं है, यानी कि ठेकेदार थोड़ी ना है जो हर देश के मामले में टांग अड़ाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ वो फोर्स लेबर के नाम पर दूसरे देशों के व्यापार पर डंडा चला रहा है और पनिशमेंट भी दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया की समझदारी और जीत, यानी कि यूएसए जो है वो पहले इंडिया के सामान पर 12.5% का भारी टैक्स लगाने वाला था, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि सही से बातचीत की, डिप्लोमेटिकली हैंडल किया और अपनी तरफ से जो है वो कदम उठाए जिससे कि यूएसए को ये जो टैक्स है वो घटाकर 10% तक करना पड़ा। तो ये इंडिया के लिए जो है वो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि चाइना है और या फिर जो मतलब कि दूसरे देश हैं, इन बाकी देशों पर अभी भी जो है वो 12.5% का ही टैक्स लगा हुआ है। तो उनके मुकाबले इंडिया पर जो है वो कम टैक्स है, यानी कि 10% टैक्स है। तो इंडिया ने अपना नुकसान होने से जो है वो काफ़ी हद तक बचा लिया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है ऑल इट टुक वाज अ नोटिफिकेशन बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ गुड्स मेड यूजिंग फोर्स लेबर। द एक्शन इटसेल्फ विल बी डिफिकल्ट टू एनफोर्स सिंस इट विल रिक्वायर कंट्रीज सच एज चाइना एंड मलेशिया टू अलाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू विजिट एंड इन्वेस्टिगेट देयर लेबर कंडीशन। यानी कि इंडिया को जो है वो मतलब कि उस 12.5% टैक्स को घटाकर 10% करवाने के लिए बस एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, यानी कि एक आदेश, एक नोटिस निकालना पड़ा जिसमें उन्होंने फोर्स लेबर यानी कि जो मजबूरी में काम करवाना है उससे बने सामान के इंपोर्ट यानी कि दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाने पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इस एक्शन यानी कि कदम कानून को जमीन पर इन्फोर्स करना यानी कि लागू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए चाइना और मलेशिया जैसे देशों को इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यानी कि जो सरकारी अफसर है उनको अपने देश में आकर वहाँ की लेबर कंडीशंस यानी कि जो मजदूरों का जो काम करने का जो हालात है या फिर मतलब कि वहाँ के जो लेबर्स की कंडीशन है उनकी इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, यानी कि छानबीन करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। यानी कि इंडिया ने यूएसए के सामने एक शर्त रखी कि देखो हम भी जो फोर्स लेबर है उनसे बने हुए सामान को अपने देश में नहीं आने देंगे, और इस बात को मतलब कि एक ऑफिशियल जो है वो इस बात के लिए नोटिस जारी कर दिया। बस इतना करते यूएसए ने जो है वो इंडिया पर जो लगने वाला जो टैक्स था 12.5% उसको घटाकर कितना कर दिया, 10% कर दिया। लेकिन एडिटर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो कानून बना देना है ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन असली दिक्कत तो इसको लागू करने में आएगी। तो दिक्कत क्या है कि इंडिया जो है वो उन सामान को रोकना चाहता था जो कि चाइना और मलेशिया जैसे देशों में मजबूरी में काम करवाकर बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि चाइना या फिर मलेशिया में किस फैक्ट्री में मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया गया है या फिर नहीं करवाया गया है। इसके लिए इंडियन अफसरों को मतलब कि चाइना और मलेशिया जाकर उनके फैक्ट्रीज की छानबीन करनी पड़ेगी। अब हम सब जानते हैं कि चाइना और मलेशिया जैसे जो देश है वो किसी दूसरे देश के सरकारी अफसरों को अपने देश में आकर ऐसी छानबीन करने की इजाज़त जो है वो कभी भी नहीं देंगे। तो बस एक नोटिस निकालकर इंडिया ने यूएसए को शांत करा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इस कानून को फॉलो करवाना लगभग नामुमकिन जैसा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है बट सिंपली इशूइंग द नोटिफिकेशन वॉन इंडिया अ टैरिफ रिडक्शन
However, uncertainty persists since the other Section 301 investigation on excess capacity is yet to play out and could result in further tariffs। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि लेकिन सिंपली यानी कि सिर्फ वो नोटिफिकेशन निकालने से ही इंडिया को जो है वो टैरिफ रिडक्शन मिल गई, यानी कि टैक्स में जो है वो कटौती मिल गई, छूट मिल गई, राहत मिल गई। लेकिन जो अनसर्टिनिटी है यानी कि जो डर और शक का जो माहौल है वो अभी भी परसिस्ट है यानी कि अभी भी बरकरार है, अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सेक्शन 301 की जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो जांच चल रही है किस चीज पर, एक्सेस कैपेसिटी पर। एक्सेस कैपेसिटी यानी कि जरूरत से ज्यादा सामान बनाने की क्षमता पर, वो अभी पूरी होनी बाकी है और इसकी वजह से आगे चलकर और मतलब कि फर्दर टैरिफ्स यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स लग सकते हैं। यानी कि इस लाइन में दो पहलू जो है वो समझाए गए हैं। पहला है शॉर्ट टर्म रिलीफ यानी कि फिलहाल की राहत मिलना, यानी कि इंडिया ने जो है वो बस एक सरकारी नोटिस निकाला कि हम जो है वो फोर्स लेबर वाला सामान नहीं लेंगे, और यूएसए ने जो है वो उतने में खुश होकर जो है वो इंडिया का जो टैक्स है वो 12.5 से कम कर 10% कर दिया था। ठीक है, ये तो थी इंडिया के लिए जो है वो आसान जीत, एक तरीके से जो है वो इंडिया को इस बात से राहत मिल गई। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म थ्रेट क्या है, आगे का डर ये है कि ये जो मामला है ये अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यूएसए का जो एक और कानून है सेक्शन 301, जिसके तहत वो एक और चीज की जांच कर रहे हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है कि जब चाइना या फिर कोई जो देश है वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान बना लेता है और सस्ते में पूरी दुनिया में मतलब कि फेंकने लगता है, जिससे क्या होगा कि यूएसए के लोकल मार्केट को यानी कि व्यापार को नुकसान होता है। तो यूएसए अभी इस बात की जांच कर रही है कि इंडिया या फिर बाकी देश ऐसा तो नहीं कर रहे। जब इस जांच की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि यूएसए जो है वो इंडिया पर एक और नया टैक्स थोप दे, इसलिए अभी तक जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आखिर में यहाँ पर बताया जाता है, इट इज हाईली अनलाइकली दैट इंडिया विल एक्सेप्ट अ ट्रेड डील अंटिल दोस टैरिफ्स बिकम क्लियर। दैट सेड द टैरिफ्स शुड नॉट पुश इंडिया टुवर्ड्स द डील। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द यूएस टैरिफ्स लैंडस्केप कैन चेंज रेडिकली इवन आफ्टर अ डील इज साइन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब तक उन नए टैरिफ यानी टैक्स का सब कुछ क्लियर यानी कि मतलब कि स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक इंडिया द्वारा किसी भी ट्रेड डील को एक्सेप्ट करने की जो संभावना है वो हाईली अनलाइकली है, यानी कि ना के बराबर है, बहुत ही कम है। दैट सेड यानी कि बात ये भी है यानी कि इन सब के बावजूद इन टैक्सेस के दबाव में आकर इंडिया को किसी भी डील की तरफ पुश नहीं करना चाहिए, यानी कि झुकना या फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पुराना एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव तजुर्बा बताता है कि डील साइन होने के बाद भी यूएसए का जो टैरिफ लैंडस्केप है यानी कि जो टैक्स का नियम यानी कि टैक्स के जो नियम या फिर जो माहौल है वो बिल्कुल रेडिकली पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो एडिटोरियल है वो इंडिया के आगे के प्लान और रास्ते के बारे में 3 बड़ी बातें हमें समझा रहा है। पहला जो है कि रास्ता साफ होने दो, क्योंकि यूएसए अभी जो है वो एक्सेस कैपेसिटी पर मतलब कि दूसरी जांच कर रहा है और आगे भी नए टैक्सेस लगा सकता है। इसलिए जब तक सारा मामला एकदम साफ यानी कि क्लियर नहीं हो जाता तो इंडिया बेवकूफ़ नहीं है जो यूएसए के साथ कोई भी बिजनेस डील साइन कर लेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दबाव में मत आओ। यूएसए जो है वो टैक्स का डर दिखाकर इंडिया को अपने हिसाब से एग्रीमेंट साइन करवाना चाहता है, लेकिन एडिटोरियल बोल रहा है कि इंडिया को टैक्स के इस डर में आकर बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यूएसए पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि पुराने अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है उनसे सीख मिलती है कि यूएसए की जो सरकारें हैं वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। आप उनके साथ आज बैठकर कोई डील साइन कर भी लोगे तो कल को उनका कोई नया प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा और 1 मिनट में सारे जो नियम है वो बदल देगा। ठीक है, तो जब डील साइन करने के बाद भी टैक्स लगने का खतरा बना ही रहेगा तो उनके दबाव में आकर जल्दबाजी में डील साइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि पूरी लाइन में हमें बताया गया है कि जब तक यूएसए के सारे टैक्सेस का मामला पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाता इंडिया कोई डील साइन नहीं करेगा, और इंडिया को यूएसए के टैक्स के डर में आकर झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यूएसए का कोई भरोसा नहीं है, वो डील होने के बाद भी कभी भी अपने टैक्स के नियम बदल सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो बताया गया था। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा जो एडिटोरियल है वो हमने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है कि आज हमने जो है वो किस बारे में बात की है या फिर किस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस एडिटोरियल से रिलेटेड हम क्विजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अब हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का टोन सबसे अच्छे तरीके से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, यानी कि आलोचनात्मक या फिर विश्लेषणात्मक, यानी कि क्या हमारा जो मतलब कि पैसेज था वो क्या क्रिटिकल था, यानी कि किसी चीज़ को वहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था, किसी चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ का एनालिसिस किया गया था। तो यहाँ इसे जो है वो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर जो है वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहे थे, बल्कि यूएस टैरिफ पॉलिसी की लॉजिकल एनालिसिस भी कर रहे थे और उसकी क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, तो इसीलिए जो है वो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है कि क्या हमारा पैसेज इमोशनल था, यानी कि भावनाओं से भरा हुआ था, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये फैक्ट और रीजनिंग यूज करता है, ना कि भावनाएं इसमें बताई गई थी। तीसरा है सटायरिकल, यानी कि कहीं पर मजाक या फिर सरकाजम यूज हुआ था, तो ऐसा भी नहीं था, कहीं पर भी जो है वो हंसी ठट्टा या फिर मजाक नहीं था। चौथा है अप्रिशिएटिव, क्या इसमें किसी चीज़ की तारीफ की गई थी, तो ऑथर जो है वो यूएस पॉलिसीज़ की तारीफ तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अप्रिशिएटिव तो नहीं था। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी था, यानी कि ऑथर जो है वो अनसर्टेनिटी और फ्यूचर रिस्क की बात कर रहे थे, ना कि फ्यूचर को लेकर जो है वो पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे। तो ये सारे हमारे ऑप्शन जो है वो मतलब कि जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है ये हमारे इनकरेक्ट है, और हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, तो ये हमारा जो करेक्ट है, क्योंकि टोन ऑफ द पैसेज यही है कि चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका एनालिसिस भी किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आता है द न्यू सेक्शन 301 टैरिफ्स आर टेम्पररी एंड विल एक्सपायर विद इन 150 डेज। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि 150 डेज वाली जो बात थी वो पुराने टेम्पररी टैरिफ्स की थी, और ये जो सेक्शन 301 वाली जो टैरिफ्स है ये कंपैरेटिवली परमानेंट बताए गए थे, तो इसे तो हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उल्टी बता दी गई। दूसरा हमारा है इंडिया रिड्यूस द प्रपोज टैरिफ फ्रॉम 12.5% टू 10%। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये सेकेंड पैराग्राफ में क्लियरली दिया गया था कि भाई इंडिया ने जो है वो 12.5% से अपना टैक्स घटाकर क्या कर लिया, 10% पर ला लिया, जो कि कंपैरेटिवली उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया के, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है या फिर उनके बराबर भी है इस तरीके से। तो इसे तो हम जो है वो कंसिडर करके चलेंगे। अगला हमारा ऑप्शन आता है कंट्रीज हैविंग ट्रेड डील्स विद द यूएस रिसीव्ड सर्टेन टैरिफ एडवांटेजेस। तो ये भी करेक्ट हो सकता है कि भाई जिन कंट्रीज़ के यूएस के साथ ट्रेड डील्स हैं उन्हें टैरिफ बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन है, जापान है, साउथ कोरिया है, स्विट्ज़रलैंड है और जो ताइवान है, इन सारे देशों को जो है वो यूएसए की तरफ से जो है वो टैक्स में छूट मिल रही थी। तो ये भी जो है वो मतलब कि सही है। अगला है इंडिया हैज़ बीन अक्यूज बाय द यूएस ऑफ यूजिंग फोर्स लेबर, यानी कि यूएस ने इंडिया पर फोर्स लेबर का आरोप लगाया है। तो ये गलत है, क्योंकि ऑथर जो है वो क्लियरली बोलते हैं कि इंडिया पर फोर्स लेबर का एक्यूजेशन नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है अनदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट इन एडिशनल टैरिफ्स। तो ये भी करेक्ट है कि दूसरी सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर में जो है वो और भी टैरिफ यानी कि और भी टैक्सेस ला सकती है। हमने लास्ट लाइन में ही पढ़ा है कि यूएसए पर जो है वो मतलब कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जो टैक्स को लेकर जो रूल्स है, जो नियम है, वो मतलब कि बदलते ही रहते हैं इस तरीके से। तो पैसेज के एंड में ये जो अनसर्टेनिटी है वो मेंशन की गई थी। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा और जो पांचवा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि भाई इंडिया ने जो है वो मतलब कि प्रपोज टैरिफ को 12.5% से 10% तक रिड्यूस करवा दिया। जिन कंट्रीज़ के यूएस के साथ ट्रेड डील्स हैं उन्हें टैरिफ बेनिफिट मिला। दूसरी सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर में और ज़्यादा टैरिफ ला सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे पैसेज में मतलब कि सही से मेंशन की गई है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से कौन सा लॉजिकल इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। पहला है ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलवेज गारंटी स्टेबल टैरिफ पॉलिसीज, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स हमेशा स्टेबल टैरिफ पॉलिसी गारंटी करती है। तो ये रॉन्ग है, ऑथर जो है वो अपोजिट बोलते हैं, तो ये चीज़ जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आता है द यूएस टैरिफ पॉलिसी में कंटिन्यू टू चेंज इवन आफ्टर ट्रेड एग्रीमेंट्स आर साइंड, यानी कि ट्रेड डील साइन होने के बाद भी यूएस टैरिफ पॉलिसी बदल सकती है। तो ये तो हमने पढ़ा था भाई, लास्ट लाइन इसी बात को सपोर्ट कर रही थी कि यूएसए पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनका जो है वो कभी भी कोई भी रूल या फिर कोई भी नियम जो है वो टैक्स को लेकर कभी भी बदल सकता है। तो जब तक ये सारी बातें जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, इंडिया जो है वो किसी भी तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए के साथ नहीं करेगा। अगला है इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इमीडिएटली साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस, यानी कि इंडिया जो है वो तुरंत
यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, नहीं, पैसेज कहता है कि इंडिया वेट करेगा, ठीक है, देखेगा, जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक इंडिया कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं करेगा। अगला ऑप्शन आता है सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस हैव परमानेंटली एंडेड, यानी कि सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस परमानेंटली खत्म हो चुकी है। तो ये रॉन्ग है, अभी एक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है इंडिया कंप्लीटली सपोर्ट्स एवरी यूएस ट्रेड डिसीजन, कि इंडिया जो है वो यूएस की हर ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो जो है वो पैसेज में कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है कि भाई ट्रेड डील साइन होने के बाद भी यूएस टैरिफ पॉलिसी बदल सकती है, यूएस का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा जो है वो मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी हमारे सारे हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऑथर की रीजनिंग चलने के लिए कौन से हिडन अजम्पशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है कि एवरी कंट्री शुड इमीडिएटली साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस, यानी कि हर किसी कंट्री को तुरंत यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड डील जो है वो साइन कर लेनी चाहिए। तो ऐसा तो ऑथर जो है वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे कहीं पर भी, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है टैरिफ पॉलिसीज शुड प्राइमरीली बी बेस्ड ऑन देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्रेफरेंसेज, यानी कि अगर टैरिफ का रीज़न फोर्स लेबर है तो रूल्स सभी कंट्रीज पर इक्वली अप्लाई होने चाहिए। तो ये बात तो सही है, ऑथर बार बार बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव फोर्स लेबर था, यानी कि यूएसए चाहता था कि फोर्स लेबर हटाया जाए, तो इम्प्लीमेंटेशन इक्वल होना चाहिए था, सभी देश पर लागू करना चाहिए था। यूएसए ने कुछ देश को छूट दे रखी थी, इंडिया पर ज़्यादा ये सारी चीज़ें थोप रखी थी, जबकि इंडिया में जो है वो एलिजिडली ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया था कि इंडिया में जो है वो फोर्स लेबर यूज़ किया जा रहा है। बस इंडिया का ऐसे देशों के साथ रिलेशन था कि जहाँ पर फोर्स लेबर हो रहा है, उसके वजह से ही जो है वो इंडिया पर मतलब कि टैक्सेस थोपे गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई थी। तो ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इसे तो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तीसरा हमारा आता है फोर्स लेबर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में फोर्स लेबर कहीं पे भी नहीं होता। तो ये पैसेज जो है वो क्लेम नहीं करता है कि दुनिया में कहीं पे भी फोर्स लेबर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला हमारा आता है ट्रेड एग्रीमेंट्स शुड बी अबॉलिश्ड ग्लोबली, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर देने चाहिए। तो ये तो इररिलेवेंट है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मतलब कि बेतुकी सी बात है, ठीक है, इसे तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। इसके बाद है इंडिया शुड कंप्लीटली स्टॉप इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बंद ही कर देना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिल्कुल मतलब कि बेतुकी सी बात है। तो सारे ऑप्शंस को कंसिडर करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है टैरिफ पॉलिसीज शुड प्राइमरीली बी बेस्ड ऑन देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्रेफरेंसेस, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि आज के आखिरी एक क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके, यानी कि पैसेज का सबसे एप्रोप्रिएट सेंट्रल आइडिया क्या है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है इंडिया शुड इमीडिएटली कंक्लूड अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस, यानी कि इंडिया को तुरंत जो है वो यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर लेनी चाहिए, यानी कि ये तो गलत है चीज़ें, ठीक है। ऑथर इसके अपोजिट कॉशियस अप्रोच सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को वेट करना चाहिए। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है द सेक्शन 301 टैरिफ्स अपीयर टू सर्व ब्रॉडर ट्रेड नेगोशिएशन ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन बीइंग ड्रिवन सोलोली बाय कंसर्न्स ओवर फोर्स लेबर, यानी कि सेक्शन 301 टैरिफ्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फोर्स लेबर नहीं बल्कि ट्रेड नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस करना भी लगता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये पूरा एडिटोरियल का कोर मैसेज हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा आता है फोर्स लेबर हैज़ बिन कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ग्लोबल ट्रेड से फोर्स लेबर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो पैसेज जो है वो ऐसा नहीं कहता है, कहीं पे भी ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की गई है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ परमानेंटली एंडेड ऑल टैरिफ पावर्स, यानी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पावर्स परमानेंटली खत्म कर दिए, यानी कि कोर्ट ने तो मतलब कि एक स्पेसिफिक टैरिफ मैकेनिज्म को अफेक्ट किया था, सारी टैरिफ पावर्स को नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। और लास्ट हमारा आता है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स की अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ये भी गलत है। ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेवेंट है लेकिन उनकी सर्टेनिटी पर ऑथर जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स की अब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बची, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ना वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने जो है वो सारे क्विजेस भी हमारे डिस्कस कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो मतलब कि आज के इस पैसेज या फिर एडिटोरियल में से निकल कर आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे यानी कि वोकैबुलरी थी उसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन मिल जाए।
तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था इम्पोज। इम्पोज का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है और इम्पोज का मतलब होता है किसी रूल, किसी टैक्स या फिर पनिशमेंट या फिर रिस्ट्रिक्शन को ऑफिशियली लागू कर देना या फिर किसी पे थोप देना। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम टैक्स के लिए, बैन के लिए, फाइन के लिए, सैंक्शन के लिए, ड्यूटी के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लास्टिक बैग्स पर जो है वो बैन इम्पोज कर दिया, यानी कि बैन जो है वो लगा दिया, यानी कि ऑफिशियली बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये इम्पोज करना होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि लागू करना, थोप देना, उसे हम इम्पोज करना कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? तो एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो दोनों तरफ से इक्वली हो या फिर रिटर्न में दिया जाए। यानी कि ट्रेड में रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब है कि तुम हमारे प्रोडक्ट पर जितना टैक्स लगाओगे, तुम हमारे प्रोडक्ट पर जितना टैक्स लगाओगे, हम भी उतना ही तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएंगे। ये होता है रेसिप्रोकल, यानी कि बराबर। ठीक है, यानी कि अगर तुम बर्थडे पर किसी को गिफ्ट देते हो और तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हें बर्थडे पर तुम्हारे गिफ्ट दे देता है, तो ये रेसिप्रोकल जेस्चर हो जाता है कि दोनों तरफ से जो है वो सेम चीज़ें की गई है। इसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल। इसके बाद हमारा जो है वो मतलब कि अगला वर्ड आता है लिविट। लिविड ये जो है वो हमारा पास्ट टेंस ऑफ लिवी है। ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है, जिसका मतलब होता है ऑफिशियली टैक्स, फाइन या फिर चार्ज लगाया गया। ये जो वर्ड है वो मोस्टली टैक्सेस और ड्यूटीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने लग्जरी कार्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लेवी कर दिया यानी कि ऑफिशियली टैक्स लागू कर दिया, चार्ज लगा दिया, उसे हम कहेंगे लेवी करना। ठीक है, अगला हमारा वर्ड हमने पढ़ा था कार्व आउट। कार्व आउट दोस्तों ये एक फ्रेजल वर्ब है। कार्व आउट का मतलब होता है किसी के लिए स्पेशल जगह, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी या फिर एक्सेप्शन बनाना या फिर निकालना। एडिटोरियल में इसका मीनिंग अक्सर स्पेशल एडवांटेज क्रिएट करने से था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि कॉलेज ने स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास सीट जो है वो कार्व आउट की है, यानी कि उनके लिए क्या किया है, तो स्पेशल सीट्स रिजर्व की है। इसे कहते हैं कार्व आउट करना, किसी चीज़ को निकालना। ठीक है, अलग से बचा कर रखना, उसे हम कहेंगे कार्व आउट करना। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या है? ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी है और वर्ब भी है। दोनों ही तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसका यूज़ एज अ वर्ब करते हैं तब इसका मतलब होता है देना, प्रदान करना, ग्रांट करना। ठीक है, और जब एज अ नाउन का यूज़ इसका किया जाता है तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर समझौता। ये दोनों ही मीनिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बेस्ट एम्प्लॉय को स्पेशल रिस्पेक्ट अकॉर्ड किया गया, यानी कि उसे ऑफिशियली रिस्पेक्ट दी गई, यानी कि या फिर दोनों कंट्रीज ने पीस अकॉर्ड साइन किया। अकॉर्ड यहाँ पर पीस अकॉर्ड का क्या मतलब है? एग्रीमेंट से मतलब है। इस तरीके से आपको समझना है कि अकॉर्ड यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन क्या है? तो नाउन है, इसका मतलब होता है किसी प्रोसेस या फिर एग्रीमेंट को ऑफिशियली लीगल या फिर ऑफिशियल फॉर्म देना, उसे हम कहते हैं फॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनीज पहले सिर्फ बात कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पार्टनरशिप की क्या हो गई? फॉर्मलाइजेशन हो गई। इस तरीके से हम समझेंगे कि फॉर्मलाइजेशन यानी होता क्या है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस का क्या मतलब होता है? ये नाउन है और इसका मतलब होता है किसी रूल, टैक्स या फिर ऑब्लिगेशन से ऑफिशियली छूट मिलना। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम फीस में एग्जेम्पशन मिल गई, यानी कि उन्हें फीस अब नहीं देनी पड़ेगी, छूट मिल गई, उसे हम कहते हैं एग्जेम्पशन। यानी कि किसी चीज़ से हमें जो है वो मतलब कि राहत मिलना, छूट मिलना, उसे कहा जाता है एग्जेम्पशंस। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है पेनलाइजिंग। पेनलाइजिंग का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास जो है वो मतलब कि वर्ब है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ पेनलाइज है। पेनलाइज का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना या फिर किसी गलती के लिए नुकसान पहुंचाना, उसे हम क्या कहेंगे? पेनलाइजिंग हम उसे कहेंगे। ये दोस्तों पनिशमेंट सिर्फ लीगल नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैच में चीटिंग करने के लिए जो है वो प्लेयर को पेनलाइज किया गया, यानी कि उसको जो है वो पनिशमेंट मिली। अब या तो ये पनिशमेंट लीगल होगी, फिजिकल होगी या फिर फाइनेंशियल होगी, किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा है कि पेनलाइजिंग यानी होता क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।